और अब खबरें विस्तार से। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई। निफ्टी 122 अंक चढ़कर 16,478 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 428 अंक चढ़कर 55,320 अंकों पर बंद हुआ। फार्मा एनर्जी आईटी शेयरों में भी खरीदारी दिखी, लेकिन दिन भर कैसी रही बाजार की हलचल बता रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाफ में बाजार में कमजोरी जब नजर आई तो यही अनुमान लगाकर चल रहे थे कि 3 ट्रेडिंग सेशन की जो कमजोरी है वही आज भी देखने को मिलेगी। लेकिन सेकंड हाफ तक क्या कह सकते बाजार ने इस तरह अपने आप को संभाला कि क्या कहें। और सबसे ज्यादा कह सकते बाजार का हीरो आज जो साबित होता हुआ दिखा रिलायंस, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक रिलायंस में जो अच्छे खासे मूव्स नजर आए और 2 से 3.5 के बीच जो रिलायंस ने जो अप मूव्स दिखाए सिर्फ 1.5 घंटे में शानदार बढ़त के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड देखा। अगर निफ्टी की बात करेंगे 16,500 के बिल्कुल करीब क्लोज होता हुआ दिखा। आज का हाई जो था 16,492, उसके ठीक नजदीक 16,478 के पास यहां पर क्लोजिंग नजर आई। तो क्लियरली अच्छे लेवल्स पे बाजार ने क्लोजिंग दिखाई। लिकर स्टॉक्स आज फोकस में रहे। रेडिको खैतान, यूएसएल, यूबीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम के साथ कामकाज नजर आया, क्योंकि लिकर प्राइसेस में गिरावट के अनुमान पंजाब में पर्टिकुलरली खबरें आती हुई दिखी कि 30 से 40% की गिरावट नजर आ सकती है, जिसका एक इंपैक्ट था जो लिकर स्टॉक्स में दिखा। आज हम यही कह रहे थे दारू दवा और डायग्नोस्टिक स्पेस है जो कि लगातार फोकस में है। लिकर की तो हमने बात की, लेकिन फार्मा स्पेस और डायग्नोस्टिक स्पेस में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा, चाहे फिर बायोकॉन हो, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, थायरोकेयर जैसे तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच दिन भर कामकाज देखने को मिला। एनर्जी स्पेस को भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए, एक ट्रेंड चेंज साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और जब रिफाइनिंग स्टॉक्स में एक ट्रेंड चेंज हो रहा था तब भी हमने आपको डायरेक्ट किया था, और अब एनर्जी स्पेस पर भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी एक ट्रेंड चेंज बनता हुआ दिखे। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में फोकस था। एफएमसीजी अच्छा कर रहा था। आईटी स्पेस में तेजी थी। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और निजी बैंक क्षेत्र थे, और यहाँ पर अच्छी बढ़त के बीच कामकाज। तो शुरुआत कमजोर जरूर हुई, लेकिन बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। सीबीटी एंड ईपीएफओ मेंबर प्रभाकर बानासुरे का कहना है कि अगर बाजार में तेजी के मौके बनते हैं तो ईपीएफओ का इक्विटी में निवेश 15% से बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि सरकार भी इस पर विचार कर रही है। प्रभाकर बानासुरे ने हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा से खास बातचीत की। चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरी बातचीत। 15% चल रहा है। अभी हमने जो प्रपोजल दिया है वो फेज इसके अंदर है। पहले 5 साल के लिए अंदर 5%, बाद में फिर और 5 साल के बाद में 5%, सर 25% आएगा। अभी इसमें 15% से हम ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज करेंगे, इनहेंस करेंगे। जैसे कि अभी 15 है तो पोर्टफोलियो मैनेजर यदि कहता है कि मार्केट अच्छा बूम हो रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी करने के लिए चांस ज्यादा है, तो हम उसको 20 भी कर सकते हैं या 18 भी कर सकते हैं। तो और वो एफआईसी जो हमारी है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कमेटी, उसके डिसीजन पे और पोर्टफोलियो मैनेजर जो हमारे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के जो हमारे सजेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। अभी तक जो है वो 15% इन्वेस्टमेंट, जैसे कि 2016 से हमने 5% से स्टार्ट किया, 5 के बाद में 10 किए, 10 से 15 किए, अभी 15 से और 25 तक लेके जाना है। तो इसमें ग्रेजुअली हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर में, एज पर द पोर्टफोलियो मैनेजर्स और एज पर द पोजीशन ऑफ द मार्केट। आपने एक पहला क्लैरिफिकेशन दिया कि इंक्रीमेंटल फ्लोज उसका ज्यादा हिस्सा अब इक्विटी में जाएगा, करंट का नहीं। करंट तो 15% पे है। दूसरी बात ये बताएं कि आपके हिसाब से जैसे जैसे फ्लोज आपके भी एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, लाखों एनरोलमेंट हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, अगर आप वो डेटा थोड़ा शेयर कर सके। कोई एनालिसिस किया है आपने कि कितना इंक्रीमेंटल पैसा हर महीने या हर हफ्ते या रोज एक्स्ट्रा डालना शुरू कर देंगे एक्विटीज में? हाँ, अभी जो कंडीशन है हमारी, डेली हमारे पास में 750 करोड़ डेली आ रहा है। अब उसमें से हम 450 करोड़ जो है वो क्लेम सेटल में दे रहे हैं। रिमेनिंग जो है अभी 250 या 300 करोड़ जो है उसमें हम अभी इन्वेस्ट करेंगे। उसमें से 20% या 18% उसका हम इन्वेस्ट करेंगे। तो नियर अबाउट हम देखते हैं कि डेली उसमें से 35 करोड़ के हिसाब से हम देखेंगे तो 1500 करोड़ तक हम जा सकते हैं डेली के लिए। डेली 1500 करोड़ आप इक्विटी में डाल सकते हैं या मंथली आप 1500 करोड़ डाल सकते हैं इंक्रीमेंटल? ये तो डेली बेसिस पे और मंथली पे सब 1500 तक हम जा सकते हैं। Okay, तो अभी जो है 1100 का भी इन्वेस्ट हो रहा है मंथली।
आपने दूसरी बात बताई कि फेज में बढ़ने से जो भी आप 1100 करोड़ पर मंथ इक्विटी में डाल रहे हैं वो बढ़ के 1500 करोड़ हो जाएगा, और जैसे ही वो आपका फिर 5% बढ़ेगा तो 15 का 20 होगा तो 2000 करोड़ हो जाएगा। तो लगभग 25% अगर आप डालेंगे फ्यूचर में 3-4 साल में फेज करके, तो आप करीब करीब 2500 करोड़ महीने का इक्विटीज में डालेंगे। बिल्कुल सही। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से बढ़कर हम 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से अब ज्यादा दूर नहीं है। भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भली भांति उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं। बीते 8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप्स लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले देश में अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब तक 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में विभिन्न दलों के 41 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, जबकि 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव 10 जून को होने हैं। बिजली संकट से निपटने के लिए कोल इंडिया ने कोल इंपोर्ट की पूरी तैयारी कर ली है। कोल इंडिया ने 2.416 मीट्रिक टन कोयला इंपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ई टेंडर जारी कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर चलते हैं ET न्यूज़ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, देश में तमाम पावर प्लांट्स के पास कोयले की दिक्कत है। स्टॉक लेवल उतना नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही है, और इन सब के बीच में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला आयात करने के लिए जो पहला ग्लोबल टेंडर है वो जारी किया है, जो कि 2.4 मिलियन टन कोयले के लिए है, जिसमें राज्यों के लिए और साथ ही साथ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP जिसको कहते हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए ये कोयला जो है आयात किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून की शुरुआत जब होगी तो कोयले की दिक्कत ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आएगी, कोल प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और इन सब के बीच में अगर स्टॉक लेवल पर्याप्त नहीं रहता है तो फिर पावर संकट की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है कोल इंडिया ने, और चालू वित्त वर्ष के सितंबर क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर मंगाए गए हैं। जो डिटेल्स कोल इंडिया ने जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो बिड क्वांटिटी होगी उसमें 30% कम या ज्यादा की व्यवस्था जो है कोयले की वो रहेगी। क्वालिटी पर काफी ध्यान दिया गया है ताकि जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट्स की वो बनी रहे, और 5000 GAR थर्मल कोल ग्रेड का जो कोल का जो ग्रेड है उसका इंपोर्ट किया जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कुछ टेंडर्स मंगाए हैं, लेकिन साथ ही कई राज्यों ने इस बात की भी अपील की सरकार से कि अलग अलग टेंडर इन्वाइट करने से बेहतर है कि कोल इंडिया ही एक साथ एक नोडल एजेंसी के तौर पर उनके लिए कोल इंपोर्ट करे, और बल्क कोल इंपोर्ट करने से कीमतों में भी कुछ कमी रखने में मदद मिल सकती है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। कोल इंडिया को इस बात की आजादी है कि उसे जहां भी दुनिया में अच्छी क्वालिटी
का कोयला जो है किफायती दर पर मिले वो खरीद ले। और इस बिड सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 29 जून है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अदानी इलेक्ट्रिसिटी और अदानी फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और रेडियो मिर्ची के साथ मिलकर मुंबई ग्रीन योद्धा का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ को ध्यान में रखते हुए अडानी फाउंडेशन और अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने मुंबई ग्रीन योद्धा की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। आताकडे आपण जे मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन सुरू केलं, वी आर ट्राइंग टू जज ourselves of how good we are in our own climate action plan. The Mumbai Climate Action Plan is actually going 2 steps further than good governance, and we're trying to peer review ourselves. We're trying to review ourselves of where we can step forward and better ourselves each single day. And then obviously we keep hearing and reading positive and negative news reports in all the newspapers and on TV about ourselves, and that is actually stemming from the Climate Action Plan. And there is nothing wrong to read about where we can actually correct ourselves and go ahead with. How can we better ourselves each single day? मला खात्री आहे की मुंबईकर म्हणून, या देशाचे नागरिक म्हणून क्लाइमेट एक्शन मध्ये आपण खूप पुढे जाऊ शकतो। भारत सरकार का मिशन है 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को 1 बिलियन टन कम करने का और साथ ही 2070 तक नेट जीरो इकोनॉमी बनने का। इसी विजन को सफल बनाने के लिए अडानी फाउंडेशन प्रतिबद्ध है और इस मुहिम को सफल बनाने के हेतु अडानी फाउंडेशन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। अडानी फाउंडेशन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई करों की मदद से पूरे मुंबई में 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे मुंबई स्वच्छ, हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।